नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो ऐसा हो सकता है कि सीक्वेंस मिलाने में डिफिकल्टी हो, तो आप जो है इस तरह से सीक्वेंस मिला लें, इस एडिशन के हिसाब से सीक्वेंस मिला ले। इसके अलावा हमने एक और क्लू दिया है, हमने जो सेंटेंस है, जो भी हमारा क्वेश्चन है, उसके नीचे उस क्वेश्चन पेपर का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि ये जो 98 से आगे तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये आए हुए हैं एसएससी 10+2 लेवल डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी एग्जाम 11 दिसंबर 2011 सेकेंड सिटिंग ईस्ट जोन वाले एग्जाम में। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन भी है तो आप इस डेट के हिसाब से, इस एग्जाम के हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल को अपने यूट्यूब चैनल से लिंक किया हुआ है। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हम जो भी यहाँ डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डालते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो को। पिछली हम 19 वीडियो बना चुके हैं, ये 20वीं वीडियो हमारी है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। 96 से 102 तक के सेंटेंस अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी यानी कि किरण पब्लिकेशन के 2023 एडिशन, जिस पर 16,500 प्लस लिखा हुआ है, में है। मतलब 96 से 102 जो ये जो सीक्वेंस है, ये इस एडिशन के हिसाब से है। अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो एग्जाम के नाम के हिसाब से, एग्जाम के डेट और टाइम के हिसाब से आप जो है सीक्वेंस को मिला सकते हैं। और वैसे तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको सीक्वेंस नहीं भी मिल पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी वीडियोस को देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए वो अप्रोच क्या है, वो किस तरह से हम सिंटैक्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं सेंटेंसेस का, क्या आपको बताया जा रहा है, और अपनी सोच का, अपनी समझ का इस्तेमाल वहाँ करिए जो भी आपके पास किताब है। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की है तो भी ठीक है, अगर आपके पास एमबी पब्लिकेशन की किताब है तो भी ठीक है, अगर आपके पास पिनेकल की किताब है या कोई और भी किताब है, मुझे नाम ध्यान नहीं है ज़्यादा का, जो भी आपके पास किताब है, आप उस किताब में उस अप्रोच को अप्लाई कीजिए। मैं आपको सही सही बताऊं ना, मैंने अपनी इंग्लिश की ज़्यादातर प्रैक्टिस, 80-90% प्रैक्टिस मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की न्यूज़पेपर पे की है। मेरे पास न्यूज़पेपर आता था, मैं पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते मैं रुक जाता था कि यार ये क्या स्ट्रक्चर है, इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। मैंने जो सिंटैक्टिकल एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंटैक्टिकल एनालिसिस 80-90% मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पर अप्लाई किया है। मैंने अपने वहाँ से अपनी समझ डेवलप की है। तो ऐसा नहीं है कि आपको भी न्यूज़पेपर पर चले आना है, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम पर लगे रहना है। जब मैंने एसएससी किरण पब्लिकेशन को शुरू किया तो मुझे पता नहीं था कि अलग अलग एडिशन में अलग अलग सीक्वेंस होगी। मेरे पास जो एडिशन था, ये 2023 एडिशन मेरे पास पड़ा हुआ था, इसको मैंने उठाया और मैंने इसको कराना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो है काफ़ी बच्चों की शिकायतें आती हैं कि सर हमारे तो सीक्वेंस मिल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बच्चा, आप यहाँ वीडियोस देखिए, आप समझिए, आप उस समझ को इस्तेमाल कीजिए उस एडिशन पर, उस किताब पर जो भी आपके पास है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, इस अप्रोच की प्रैक्टिस जरूरी है। आप यहाँ पर वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कीजिए, और आपके पास जो भी किताब है आप उसको उसी पर अप्लाई कीजिए। ठीक है, और अगर आप सीक्वेंस मिलाना ही चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि ये ज़्यादा इधर उधर नहीं होगी, सेंटेंस थोड़ा आगे पीछे किया हुआ होगा। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं किसी पब्लिकेशन की, अपनी किताब को बेचने के लिए, ताकि कोई और कॉपीराइट ना आ जाए या कोई और इसकी नकल करके ना मार्केट में उतार दे। तो इस तरह से जो है, ये जो एग्जाम का हमने नाम लिखा हुआ है, डेट के हिसाब से और एग्जाम के नाम से आप सीक्वेंस को मिला सकते हैं। ठीक है, बातें हो गई है बहुत। 96वें सेंटेंस से शुरू कर लेते हैं, जरा काम की बातें कर लेते हैं। ये हुआ आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में ये जो अलग कलर में, ग्रीन कलर में आपको लिखा हुआ है, इस वर्ड को इम्प्रूव करना है, इस फ्रेज को इम्प्रूव करना है। देखते हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है दिस, और ये जो दिस वर्ड है, ये प्रोनाउन भी हो जाता है, डिटर्मिनर भी होता है। ठीक है, अब ये प्रोनाउन तब होगा जब किसी नाउन की जगह पर लिखा होगा, ये डिटर्मिनर तब होगा जब किसी नाउन के को डिटरमाइन करने के लिए होगा। मतलब इसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ होगा, लिखा है, अगर नाउन लिखा है तो दिस क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। और ये जो नाउन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट के फंक्शन में होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहाँ बना नहीं पाओगे इसको। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं लिखी है। कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब इससे पहले कोई नहीं है। डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के नेचर में है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर हैव मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और ये जो नोट है, एडवर्ब लगा है, जो कि लगाया जाता है मेन वर्ब से पहले निगेशन दिखाने के लिए। अब ये जो मेन वर्ब है, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है,
ठीक है। एक स्टेटिव नेचर की वर्ब है, स्टेटिव वर्ब इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है टू ऑन समथिंग, टू ऑन समथिंग या टू पजेस समथिंग। अभी जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसको अपना क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपने कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। अभी जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, चूंकि ये एक नाउन है और नाउन से पहले लिखा हुआ है डिटर्मिनर, एनी रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए ये तो बात सही है कि एनी रिक्वायरमेंट्स की बात की जा रही है, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड है? क्या इस वर्ड को इम्प्रूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एक जो ये तीसरा ऑप्शन लिखा है प्री रिक्विजिट, अब देखिए ये जो क्वेश्चन होना था ये आपकी वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग पर होना था। यहाँ पर कोई ग्रामर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये जो एनी है ये सिंगुलर के साथ यूज होने वाला है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। रिक्वायरमेंट एक बार उस मीनिंग को कन्वे कर देता, लेकिन ये जो एनी डिटर्मिनर है सिंगुलर के साथ यूज होने वाला डिटर्मिनर है और यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है, तो ग्रामेटिकली गलत हो गया। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में कोई और दूसरा ऑप्शन भी होता सिंगुलर में, वो भी नहीं आते। देखिए रीजन और टेक्निक तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गए। आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे कर ही नहीं सकते हो आप रीजन या टेक्निक लगा के। लेकिन अगर आपको इस प्री रिक्विजिट वर्ड का मतलब पता है, आपकी अगर वोकैबुलरी शार्प है, मतलब अच्छी है, तो आप ये कर लेते हैं। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है एक्चुअली में, प्री रिक्विजिट जो वर्ड है वो नाउन भी हो जाता है और एडजेक्टिव भी हो जाता है। जब ये नाउन होता है तो उसका मतलब होता है अ थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज अ प्री कंडीशन फॉर समथिंग एल्स टू हैपन और एग्जिस्ट। मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी और चीज के लिए पहले से रिक्वायर्ड हो, टू हैपन और एग्जिस्ट। कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये जो कोर्स है, ये जो भी आप कोर्स करने जा रहे हो, इस कोर्स के लिए किसी ऐसी प्री कंडीशन की या किसी ऐसी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है जो आपको पहले से चाहिए। जैसे कि आप ग्रेजुएशन करने जाते हो तो ग्रेजुएशन करने के लिए 10+2 आपके पास होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के आप तभी कर पाओगे जब आपने ग्रेजुएशन की हुई हो। तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या हुई, प्री रिक्विजिट हुई, प्री रिक्वायर्ड कंडीशन हुई कि आपने ये किया हुआ हो। जैसे कि आप बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जब वहाँ पर आप एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है कि 70% से ऊपर वाले बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। तो 70% क्या हुआ, एक क्राइटेरिया हुआ जो कि प्री रिक्विजिट कंडीशन है। एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो पहले से ही फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो यही इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट्स ग्रामेटिकली भी गलत हो जा रहा था और मीनिंगफुल भी नहीं था। मीनिंगफुल है प्री रिक्विजिट, और ये नाउन भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी। जब ये एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा रिक्वायर्ड एज ए प्री कंडीशन, रिक्वायर्ड एज अ प्री कंडीशन। किसी कोई भी ऐसी चीज जो प्री कंडीशन की तरह रिक्वायर्ड हो उसको एडजेक्टिव के रूप में प्री रिक्विजिट कहा जा सकता है। ये आपका 96 सेंटेंस हो गया। 97 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके सामने, यू आर अब्सटेन्ड टू स्पीक इल ऑफ अदर्स। ठीक है, पहले एक बार सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर क्या करना है। यू एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट है, आर इसके साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, और अब्सटेन्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। देखिए हेल्प बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी लगाई जाती है तो ये पैसिव मीनिंग को कन्वे करती है। ठीक है, पैसिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए लगाई जाती है। तो आर यहाँ पर हेल्पिंग हो गई, अब्सटेन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब ये पैसिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए लगाई जा रही है। लेकिन अब्सटेन का मीनिंग क्या है, अब्सटेन के अगर मीनिंग को आप देखोगे, चलिए दूसरे वर्ड पर आ जाते हैं। अब्सटेन के अगर मीनिंग को आप देखोगे तो अब्सटेन का मतलब होता है, अब्सटेन यहाँ पर वर्ब है, और अब्सटेन का मतलब होता है टू रेस्ट्रेन समवन और योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग। समवन भी नहीं आता इसमें, योरसेल्फ के लिए यूज होती है, रिफ्लेक्सिव, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का मीनिंग आ जाता है इसमें, योरसेल्फ। ठीक है, टू रेस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग। मतलब आप जो एब्सटेन करते हो किसी दूसरे को एब्सटेन नहीं करते, आप खुद को ही एब्सटेन करते हो। एब्सटेन का
जो इफेक्ट है वो खुद पर ही ट्रांसफर होता है, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब भी कही जाती है। अगर किसी वर्ब का इफेक्ट किसी दूसरे पर्सन पर, थिंग पर ट्रांसफर होता है तब हम उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर, ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव बना है ट्रांसफर से, ठीक है। लेकिन अगर किसी वर्ब का इफेक्ट खुद पर ही, खुद तक ही सीमित रहता है तो उसको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए अब्सटेन इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मीनिंग है खुद पर ही इसका इफेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। टू रेस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉयिंग समथिंग, मतलब आप किसी दूसरे को अब्सटेन नहीं करते हो, आप खुद को ही अब्सटेन करते हो। रेस्ट्रेन का मतलब क्या है? रेस्ट्रेन का सीधा सीधा मतलब है रेस्ट्रिक्ट, या और ज्यादा डिक्शनरी पर इसको डाल के देखोगे तो प्रिवेंट लिखा हुआ आ जाएगा। प्रिवेंट समवन और समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, prevent someone from doing something, from doing या having something, ठीक है। या prevent something from happening, prevent something from happening, कोई घटना हो रही है, कोई एक्टिविटी चल रही है, उसको आपने रोक दिया होने से कि आगे नहीं होगी, रुको ही। तो रेस्ट्रेन का मतलब हो सकता है प्रिवेंट या रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट, देखिए रेस्ट्रिक्ट आप किसी को भी कर सकते हैं, प्रिवेंट आप खुद को भी कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रेन और अब्सटेन का मीनिंग कुछ ऐसा है, रेस्ट्रेन भी आप दूसरों को कर सकते हैं, लेकिन अब्सटेन का मीनिंग कुछ ऐसा है कि आप खुद को ही अब्सटेन करते हैं। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो चाहे प्रिवेंट हो, चाहे रेस्ट्रिक्ट हो, चाहे रेस्ट्रेन हो, चाहे अब्सटेन हो, सब में कहीं ना कहीं फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए चूंकि अब्सटेन तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन अब्सटेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाई जाती है। अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और एंजॉयिंग समथिंग, डूइंग समथिंग या एंजॉय समथिंग या हैविंग समथिंग, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने वाली जितनी वर्ब्स हैं, इनके साथ आप फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाकर चलेंगे। प्रिवेंट के साथ भी फ्रॉम आएगा, रेस्ट्रिक्ट के साथ भी फ्रॉम आएगा, रेस्ट्रेन के साथ भी आप फ्रॉम लगा रहे हैं, अब्सटेन के साथ भी फ्रॉम लगाएं। अगर कहीं पर स्टॉप आ जाए, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, इसके साथ भी आप फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाकर चलेंगे। तो यहां पर अब्सटेन के साथ हो जाना था फ्रॉम प्रीपोजिशन, और आपने लगा रखा है टू प्रीपोजिशन, ठीक है। अब जब फ्रॉम प्रीपोजिशन लगा दिया यहाँ पर, तो इस प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होना चाहिए, लेकिन आपने तो यहाँ वर्ब लिख रखी है, तो वर्ब को नाउन बनाओ। और वर्ब को नाउन बनाने के दो तरीके हैं, एक तो है हमारे पास इन्फिनेटिव जो कि 2 + V1 होता है, और दूसरा है हमारे पास जिरेंड जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, यानी कि स्पीकिंग कर दोगे। तो आप इसमें से कौन सा चुनेंगे? आपको प्रीपोजिशन के बाद अगर किसी नाउन को लगाना है और वर्ब मिल जाए तो आप उसको जिरेंड ही लगाएंगे, स्पीकिंग ही लगाएंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव जो होता है वो 2 + V1 की स्ट्रक्चर में होता है। हालांकि इस टू को प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं किया जाता, इन्फिनेटिव की यूनिट में ही आ जाता है, लेकिन बोलने और सुनने में तो प्रीपोजिशन जैसा ही है। तो यहाँ पर फ्रॉम टू स्पीक ना करके आप क्या करेंगे? फ्रॉम स्पीकिंग करेंगे। एक के बाद दूसरी प्रीपोजिशन बोलने और सुनने में अजीब लगेगी, ठीक है। तो हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव की जो स्ट्रक्चर है 2 + V1, इस टू को प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं किया जाता, इन्फिनेटिव की यूनिट में ही आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको बोलोगे सेंटेंस को, या कोई आपको कहेगा तो आप सुनोगे, तो लगेगा तो ऐसे ही बोलने सुनने में जैसे आपने दो प्रीपोजिशन एक के बाद एक यूज कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में। तो हमेशा प्रीफरेंस हमारी ये रहती है, प्रीफरेंस नहीं, ये ऐसा ही होता है, इन्फिनेटिव को प्रीपोजिशन के बाद कभी नहीं लगाया जाता। प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि नाउन लिखना है, और आपको वर्ब लिखी मिल गई, तो उस वर्ब को नाउन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जिरेंड बना देंगे। तो यहाँ पर हो जाना था यू आर अब्सटेन्ड फ्रॉम स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स। इल यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब मैनर हो गया, ठीक है। ये जो स्पीकिंग है, भले से आपने जिरेंड बना दिया, लेकिन है तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब, तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें है, तो चूंकि ये वर्ब है तो इसको कोई एडवर्ब मैनर मॉडिफाई भी कर सकता है,
एडवर्ब मैनर लगाया जा सकता है वर्ब के मैनर को बताने के लिए। जब भी कोई एक्शन होता है, किया जाता है, तो उसमें एक मैनर होता है, एक ढंग होता है। उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर को लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लगाया गया इन ऑफ अदर्स। प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ऑफ यहाँ पर लगभग अबाउट के सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर रहा है। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि 97 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। अच्छा, टू स्पीक में और टू स्पीक में, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था आपके क्वेश्चन में टू स्पीक, और यहाँ पर पहले ऑप्शन में टू स्पीकिंग, इसके बीच का डिफरेंस आप समझ रहे हैं। टू स्पीक अगर उसने लगाया है, टू स्पीक अगर उसने लगाया है तो वो इन्फिनेटिव को यूज कर रहा है, इन्फिनेटिव को यूज कर रहा है। और टू स्पीकिंग अगर वो लगाता, मान लो यहाँ तो नहीं आएगा, किसी और दूसरे सेंटेंस में ये आ सकता है, तो टू स्पीक अगर लिखा जा रहा है तो इन्फिनेटिव लिखा जा रहा है, और टू को प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं किया जा रहा है, इन्फिनेटिव का ही एक यूनिट, एक पार्ट कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन अगर टू स्पीकिंग कहीं पर लगा हुआ मिले या टू प्लस वर्ब के एनजी लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब टू को प्रीपोजिशन कंसीडर किया जा रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जो कि जीरेंड की फॉर्म में, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 97 का दूसरा ऑप्शन। आप ध्यान से करेंगे, आपको ये अप्रोच सीखनी ही होगी, इसके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं है। 98, द प्राइस कैन नॉट बी कोटेड एक्सेप्ट वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। फिर से हम वही करेंगे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हुए जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए किस फंक्शन का वर्ड सुटेबल होगा। द प्राइस, प्राइस यहाँ पर नाउन हो गया, द लगाया आर्टिकल, उससे पहले आर्टिकल सारे के सारे डिटर्मिनर होते हैं, इसलिए नाउन को डिटरमाइन करने के लिए लगा दिया गया। अभी जो लिखा हुआ है आपके सामने द प्राइस, नाउन फ्रेज लिखी हुई है, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तीनों में से कोई एक ना एक भूमिका में होगी। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको नहीं कह पाओगे, सब्जेक्ट ही इसको कहना पड़ेगा इस सिचुएशन में। कैन नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लग गया और एडवर्ब लग गया, बी लग गई मेन वर्ब। अब देखिए, जो मेन वर्ब है आपकी, ये लिंकिंग, सॉरी, ये जो बी कोटेड आपके सामने लिखा हुआ है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव स्ट्रक्चर में लिखी हुई है। पैसिव स्ट्रक्चर की जो वर्ब होती है, मेन वर्ब आप इसे कंसीडर करोगे, और बी को भी आप क्या लोगे, हेल्पिंग नेचर की लोगे, बी कोटेड। ठीक है, बी हेल्प करने के लिए आई है मेन वर्ब की, और ये हेल्प किस चीज में कर रही है, इसको पैसिव फॉर्म में ले जाने के लिए हेल्प कर रही है। कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है टू रिपीट द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन एल्स। किसी ने कुछ कह दिया, आप उसको रिपीट कर रहे हो किसी के सामने, तो आप उसको कोट कर रहे हो। द प्राइस कैन नॉट बी कोटेड। अब देखिए, आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो है एक तरह का प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग। नॉट इंक्लूडिंग कह लीजिए, या कह लीजिए एक्सक्लूडिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को, प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट ही लिखा होगा, और ऑब्जेक्ट कोई पर्सन या थिंग होगा, या कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकती है, कोई स्टेट हो सकती है, फिलहाल कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो इस नाउन प्रोनाउन को एक्सक्लूड करने के लिए किसी भी ग्रुप से हम क्या लगाते हैं, एक्सेप्ट लगाते हैं, और ये एक प्रीपोजिशन है, मीनिंग होता है इसका ये, नॉट इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग। लेकिन आप ध्यान से देख कर यहाँ बताइए कि यहाँ पर प्रीपोजिशन की आवश्यकता है, नहीं है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर चाहिए था एक कंजंक्शन, जो हमारे सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने में यहाँ पर एक सुटेबल फंक्शन, सुटेबल भूमिका में आ जाए। क्यों चाहिए था यहाँ पर कंजंक्शन, क्योंकि एक क्लोज आपकी ये लिखी हुई है और दूसरी क्लोज लिखी हुई है ये, भाई ये भी तो एक क्लोज है। वी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन, आर अलाउड फिर से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर लग गया, और टू एग्जामिन यहाँ पर लग गया इन्फिनेटिव, टू प्लस V1 और इन्फिनेटिव लग गया। तो ये इन्फिनेटिव में जो एग्जामिन वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। कुल मिलाकर हमारे पास दो क्लोजेस है, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमें चाहिए कंजंक्शन। कौन सा वाला कंजंक्शन चाहिए, हमें सेंटेंस के मीनिंग को पढ़कर पता चलेगा, और कोई तरीका नहीं है। देखिए, यहाँ पर इफ भी एक कंजंक्शन है, अनलेस भी एक कंजंक्शन है, बिकॉज भी एक कंजंक्शन है, ठीक है। और एक्सेप्ट डैट अगर लिखा होता, एक्सेप्ट डैट, तो ये सेंटेंस शायद सही भी हो जाता। एक्सेप्ट डैट क्या होता है, एक्सेप्ट डैट का ये जो मल्टीवर्ड कॉम्बिनेशन है, ये कंजंक्शन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट लगा दिया हमने प्रीपोजिशन, और उसके बाद ये एक्सेप्ट और डैट लगा दिया हमने कंजंक्शन, मतलब कि एक्सेप्ट को
दैट के साथ जोड़कर हम इस कॉम्बिनेशन को कंजंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। अब कहने की बात यह है कि इफ आना चाहिए, अनलेस आना चाहिए, बिकॉज आना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सेंटेंस को पढ़कर समझकर उसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग से, कि किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को किस कंटेक्स्ट में कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। क्या हम देखिए कंजंक्शन से हम जोड़ क्या रहे हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, जगह यहां पर चाहिए होगी। कंजंक्शन से यहां पर ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन है। मान लो कि यहां पर कंजंक्शन लगा हुआ है कोई। अब इस कंजंक्शन से हम कर क्या रहे हैं? हम इस कंजंक्शन से इस क्लोज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगे हुए हैं, तो इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इस सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज इस सेंटेंस में किस भूमिका में है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस मीनिंग को, किस फंक्शन को कन्वे करने वाला कंजंक्शन हमें चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम यहां पर कंजंक्शन लगा रहे हैं इस सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने के लिए। अगर हमें यह पता लग जाए कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज इस सेंटेंस में किस भूमिका में है, किस मीनिंग में है, क्या मीनिंग कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस सबऑर्डिनेट क्लोज को लिखा हुआ है, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि किस मीनिंग को, किस फंक्शन को कन्वे करने वाला कंजंक्शन हमें चाहिए। क्या ये सबऑर्डिनेट क्लोज कुछ ऐसी है जो कि इफ यहां पर फिट होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों के फंक्शन क्या है। तो मैं एक बार इन तीनों के फंक्शन आपको बता देता हूं, फिर आप क्लोज पर थोड़ा ध्यान दीजिए और बताइए कि कौन सा कंजंक्शन आपको चाहिए। इफ लगाया जाता है किसी भी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यहां पर आ जाते हैं। ये जो इफ कंजंक्शन है, एक तो एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जहां पर इसको वेदर से आप रिप्लेस कर पाते हैं। इफ लिख दो या वेदर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच में, क्वेश्चन की हेल्पिंग ऑफ वगैरह हटा के उसको असर्टिव बना देते हैं और इफ और वेदर लिख देते हैं। दूसरा, ये जो इफ है कंडीशनल सेंटेंसेस में लगाया जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में लगाया जाता है। और कंडीशनल सेंटेंसेस में जब लगाया जाता है तो लगाया जाता है किसी ऐसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस पर मेन क्लोज वाला एक्शन डिपेंडेंट हो। ठीक है, जिस पर मेन क्लोज वाला एक्शन डिपेंडेंट हो। ठीक है, मतलब आपने यहां पर मेन क्लोज लिख दी, ये आपकी मेन क्लोज है, और यहां पर आपने इफ कंजंक्शन लगाकर जो भी क्लोज जोड़ी है वो क्लोज एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन पर डिपेंड करता है मेन क्लोज वाला एक्शन। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। दूसरा कंजंक्शन है आपका अनलेस। देखिए अनलेस का जो मीनिंग है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव नेचर का है। ठीक है, नेगेटिव सेंस की स्मेल आती है, नेगेटिव सेंस का बोध होता है इससे। ठीक है, अनलेस अगर डिक्शनरी पर डालकर देखोगे ना अनलेस को, तो किसी डिक्शनरी पर लिखा हुआ आएगा एक्सेप्ट इफ, किसी डिक्शनरी पे लिखा हुआ आएगा इफ नॉट, किसी डिक्शनरी पे लिखा हुआ आएगा इफ समथिंग इज नॉट हैपन, इफ समथिंग नॉट हैपन्स लिख देता हूं खाली। अनलेस को अलग अलग डिक्शनरी पर डालकर देखोगे, गूगल पर डाल के देखोगे, तो इन तीनों में से कोई एक लिखा हुआ आएगा, लेकिन अभी भी ये डिक्शनरी एक्यूरेट मीनिंग या एक्यूरेट फंक्शन अनलेस का बता नहीं रही। अनलेस का एक्यूरेट फंक्शन जानने के लिए जरा थोड़ा सा और गहराई में जाइए या मेरी इस बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अनलेस लगाया जाता है किसी भी ऐसी ओनली सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी ऐसी ओनली सिचुएशन को, मतलब अनलेस लगा रहे हैं तो कंडीशनल सेंटेंस ही लगा रहे हैं, और ये जो है एक प्री कंडीशन ही है।
जैसे इफ से जो क्लोज लगाते हैं वो भी एक प्री कंडीशन होती है, पहले वो कंडीशन फुलफिल होगी फिर उसके बाद उस कंडीशन पे डिपेंडेंट एक्शन होगा। उसी प्रकार से अनलेस भी एक ऐसी प्री कंडीशन को इंट्रोड्यूस करता है, या यूं कहिए कि अनलेस लगाया जाता है एक ऐसी ओनली सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस पर मेन क्लोज वाला एक्शन डिपेंडेंट करता है। अनलेस इंट्रोड्यूसेस द ओनली सिचुएशन इन विच समथिंग will take place or be true। अनलेस से जिस सिचुएशन को या जिस क्लोज को हम लिखते हैं वो एक ऐसी कंडीशन होती है केवल और केवल उसी सिचुएशन में मेन क्लोज वाला एक्शन पॉसिबल है। अगर वो नहीं होगी, अगर अनलेस कंजंक्शन से जो क्लोज लिखी है, जो सिचुएशन लिखी है, जो कंडीशन लिखी है, अगर वो नहीं होगी तो मेन क्लोज वाला एक्शन भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। अब देखिए तीसरा कंजंक्शन क्या था हमारा, तीसरा कंजंक्शन था हमारा बिकॉज। बिकॉज के बारे में तो आपको पता है, एग्जैक्ट रीजन बताने के लिए लगाया जाता है, एग्जैक्ट रीजन बताने के लिए लगाया जाता है। अब आप यहाँ पर एग्जैक्ट रीजन तो बता नहीं रहे, क्या लिखा है, द प्राइस कैन नॉट बी कोटेड बिकॉज वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। नहीं, बिकॉज का मीनिंग तो यहाँ पर कन्वे कर ही नहीं रहे हम ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज लिख रहे हैं, बिकॉज का मीनिंग यहाँ पर सुटेबल होगा ही नहीं, क्योंकि हमने जो लिखा है ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है। क्या इफ लगा सकते हैं हम यहाँ पर, इफ द प्राइस कैन नॉट बी कोटेड इफ वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल, या अनलेस हमें लगाना चाहिए। हम केवल और केवल एक ऐसी सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि अगर प्राइस कोट किए जाने हैं तो केवल और केवल इस सिचुएशन में किए जाएंगे। जरा इसका उल्टा देखो, मैंने क्या बताया था, अनलेस का मीनिंग लिखा हुआ आता है इफ नॉट। एक बार को नोट यहां से हटाकर देखो, द प्राइस कैन बी कोटेड। अब लगाओ जरा इफ वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। कहने का मतलब यह है कि अब अगर हम इफ लगा रहे हैं इस क्लोज में तो अब वो सही हो रहा है, और अगर हम नोट यहां पर इंट्रोड्यूस कर दें तो नोट और इफ का जो कॉम्बिनेशन है वो हो जाता है हमारा अनलेस। हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइस को तभी कोट किया जा सकता है जब ये वाली सिचुएशन फुलफिल हो, इसके अलावा प्राइस को कोट नहीं किया जा सकता। यानी कि द प्राइस कैन नॉट बी कोटेड अनलेस वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। केवल और केवल इस सिचुएशन में ही प्राइस को कोट किया जा सकता था, वरना नहीं किया जा सकता। यानी कि इफ समथिंग नॉट हैपन्स, इफ समथिंग डजंट हैपन्स लिख देता हूं पूरे। अगर ये नहीं होगा तो आप ये भी नहीं कर सकते। अनलेस के द्वारा हमने इसमें एक नेगेटिव का सेंस दे दिया, यहां अंदर नोट नहीं लगाया, अनलेस में नेगेटिव का सेंस दे दिया कि अगर ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। द प्राइस कैन नॉट बी कोटेड अनलेस वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। इफ दिस डजंट हैपन दिस विल नॉट बी डन। 98 का हो जाना था हमारा दूसरा ऑप्शन। आगे चल लेते हैं। इफ आई हैडंट सीन द कार कमिंग आई माइट हैव बीन किल्ड। ठीक है, फिर से एक कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इस कंडीशन को पहचानेंगे, समझेंगे क्या लिखा हुआ है। इफ लगाया गया है यहाँ पर एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और जो कंडीशन है उसको समझ लेते हैं क्या है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट सीन, यानी कि हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट क्या आपको पता है तो ये कंडीशन ही। भाई कंडीशनल सेंटेंस में इफ से हमने कंडीशन लिखी है, और ये जो कंडीशन है ये चली गई है पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट से पहले का समय रहा होगा। सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। कमिंग हो गया, उसके लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कमिंग ने कार के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का काम कर दिया। ठीक है, तो इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग, उसके बाद कोमा लगा के मेन क्लोज को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम इफ वाली क्लोज को यहां लगाते तो हमें कोमा लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है सब्जेक्ट, माइट लगाया जाता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। हैव बीन यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है कंप्लीशन को शो करने के लिए। हैव बीन किल्ड मतलब कि ये बी, देखिए जहां पर भी बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वो क्या है? पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट था नहीं, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट अगर नहीं लिखा तो चेक किया करो कि कहीं ना कहीं उसको पैसिव में तो नहीं होना है, कहीं ना कहीं पैसिव स्ट्रक्चर नहीं लिखी, पैसिव स्ट्रक्चर तो नहीं लिखी हुई है। तो ऑफकोर्स पैसिव स्ट्रक्चर लिखी हुई है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई ने किसी को नहीं मारा, आई को मारा गया, एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया। अब कहने की बात यह है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर में लिखी हुई है, लेकिन ये हैव बीन कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम लगाते हैं परफेक्ट, लगाते हैं हम, ये परफेक्ट हो जाता है, परफेक्ट सेंस में आ जाता है, मतलब वर्ब की स्टेट को हमने परफेक्ट कर दिया। तो हम किसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं भाई? माइट लगाकर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, और पॉसिबिलिटी क्या ऐसे एक्शन की बता रहे हैं जो कंप्लीट हो गया भाई। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया जाता है, और पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं या पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेस करने के बाद वो एक्शन पॉसिबल होगा नियर फ्यूचर में, आने वाले समय में। यही तो है पॉसिबिलिटी का मतलब। मैं अगर आपसे कहूं कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है तो आपके दिमाग में क्या बात जाएगी कि आने वाले समय में ये हो सकता है। तो अगर जब भी हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं बोल कर या लिख कर, तो हम यही तो कन्वे करते हैं कि आने वाले समय में कुछ होगा, जबकि यहां पर जो एक्शन लिखा हुआ है वो तो कंप्लीट हो गया, उसका तो कंप्लीशन आ गया, वो तो परफेक्ट में है। तो हम कहना क्या चाहते हैं? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि जो एक्शन कंप्लीट हो गया हम उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं? नहीं, एक्चुअली में हम एक ऐसे एक्शन की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं जो एक्शन पास्ट में हो जाना चाहिए था। हम पास्ट में किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो ये हो जाती है एक अनरियल सिचुएशन। पास्ट में अगर किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो रियल में वो हुआ थोड़ी होगा, हुआ तो उसका उल्टा होगा। अगर मैं कहूं यार 2013 के 15 के 20 के वर्ल्ड कप में इंडिया जीत जाती, इंडिया के जीतने की पॉसिबिलिटी थी, तो वो जीती थोड़ी होगी, जीता तो कोई और होगा, ऑस्ट्रेलिया या कोई दूसरी टीम जिससे भी खेली होगी। पास्ट में किसी एक्शन के कंप्लीशन की पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं, और ये हम तभी कर सकते हैं जब रियल में सिचुएशन इसके विपरीत होगी। तो ये हो जाती है अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन या इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है। पास्ट में किसी एक्शन के कंप्लीशन की पॉसिबिलिटी बताई गई है, तो पास्ट में किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी कब थी? जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती, इसीलिए इस कंडीशन को ही पास्ट में लिखा गया है भाई। चूंकि पास्ट में किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो वो जो पॉसिबिलिटी है पास्ट में किसी एक्शन की, वो जिस कंडीशन पे डिपेंड करेगी वो कंडीशन भी पास्ट की होगी, इसलिए हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगाकर चला। अच्छा, एक बात और देखिए, पास्ट में इस एक्शन की पॉसिबिलिटी कब थी? कार के ना देखे जाने पर। भाई इस पास्ट में अगर इस एक्शन के कंप्लीशन की पॉसिबिलिटी थी, मारे जाने के एक्शन के कंप्लीशन की पॉसिबिलिटी थी, तो वो कब थी? कार के ना देखे जाने पर। इसलिए नोट यहाँ पर सही है। कार को देख लेता तो वो अपने आप को बचा ही लेता, इसलिए जो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है नोट हटाकर, ये गलत हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पास्ट में इस एक्शन के होने की पॉसिबिलिटी थी कार के ना देखे जाने पर, आती हुई कार के ना देखे जाने पर। यहां इन्होंने उल्टा लिख दिया सीन, कार के देखे जाने पर उस पॉसिबिलिटी को डिपेंड कर दिया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बाकी के ये जो दो ऑप्शन है ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिखे हुए हैं। व्हेन एक टाइम कंजंक्शन है, वो टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। व्हेन एक एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है, लेकिन चाहे वो एडवर्ब हो चाहे वो कंजंक्शन हो, वो रिफर टाइम को ही करेगा। व्हेन कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़कर लिखा जाता है वो क्लोज एक टाइम क्लोज या एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज या एडवर्बियल क्लोज कहलाती है। यानी कि ये क्लोज मेन वर्ब के, मतलब मेन क्लोज के मेन वर्ब के टाइम को रिफर करेगी। तो हम यहाँ पर टाइम को तो रिफर करना चाह नहीं रहे, हम तो पॉसिबिलिटी बता रहे थे जो कि इस कंडीशन पे डिपेंड करती हो, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, सिंस जो है ये लगाया जाता है एक तो बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए, बिकॉज मतलब रीजन को रिफर करने के लिए, तो रीजन को रिफर तो हम यहाँ पर कर नहीं रहे हैं। दूसरा, ये टाइम रिलेवेंट फंक्शन में भी आ जाता है। जब ये टाइम रिलेवेंट फंक्शन में आ जाता है तो पास्ट के
किसी पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, पास्ट में कोई पॉइंट होगा, पास्ट के किसी पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर पास्ट के किसी टाइम को या किसी पॉइंट को रिफर ही नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से तो हमने व्हेन को गलत किया। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट दे रखे थे। 99 का 4 हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, किसी भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है नहीं। देखिए मैं इतना डिटेल में इतना खोल के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं 1 घंटे में 1.5 घंटे में 5 सेंटेंस करा रहा हूँ। मैं करा रहा हूँ आपको 5 सेंटेंस के माध्यम से 50 कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश क्या करो और इन चीज़ों को अप्रोच में लाओ, प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की। इफ़ यू कैन अफोर्ड ए न्यू कार योर बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप। फिर से आपको एक कंडीशनल सेंटेंस दिया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कंडीशनल सेंटेंस की भरमार है, इसलिए ध्यान से समझ लो इन्हें। फिर से इफ को लगाया गया है कंजंक्शन के रूप में किसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इफ यू लगा दिया यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन बनाकर, कैन हो गया यहाँ पर एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, अफोर्ड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, चूंकि कैन मोडाल है और मोडाल के साथ आ जाती है वर्ब की बेस फॉर्म। अफोर्ड जो है एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसने अपने बाद ले लिया एक ऑब्जेक्ट। कोमा लगाया गया और मेन क्लोज को लिखा गया। क्या लिखा हुआ है? इफ यू कैन अफोर्ड ए न्यू कार योर बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप। बिजनेस हो गया यहाँ पर नाउन, योर हो गया डिटर्मिनर और ये होगी एक नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जब ये हो गई तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। मस्ट यहाँ पर फिर से एक हेल्पिंग वर्ब लग रही है। मस्ट देखिए ये जो मोडाल है मस्ट, ये लगाया जाता है एक तो ओब्लाइज सजेशन देने के लिए। ओब्लाइज सजेशन, आप किसी को ऐसा सजेशन दे रहे हैं कि सजेशन देने के साथ साथ आप उसको ओब्लाइज भी कर रहे हैं, बाध्य भी कर रहे हैं। सजेशन के साथ साथ आपने उसको बाध्य भी कर दिया कि आपको ये करना ही है, तो आप मस्ट को लगा सकते हैं। दूसरी सिचुएशन है आप हाई पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी मस्ट को लगाते हैं। ठीक है, मस्ट को हाई पॉसिबिलिटी लगाने के लिए लगाया जाता है। मे को या माइट को हम लगाते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए, मस्ट को हम लगाते हैं हाई पॉसिबिलिटी बताने के लिए। किसी एक्शन के होने या करने की हाई पॉसिबिलिटी हो तो हम मस्ट को लगाते हैं। कुड को हम लगाते हैं लीस्ट पॉसिबिलिटी, जो सबसे कम पॉसिबिलिटी हो, बहुत कम संभावना अगर किसी एक्शन के होने किया जाने की हो तो हम कुड को भी लगा सकते हैं। जब मॉडल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं इन चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू बड़े खोल के समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि मस्ट को लगाया जाता है हाई पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो यही कहा जा रहा है, इफ़ यू कैन अफोर्ड ए न्यू कार योर बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप। तो आपके बिजनेस की जो है लुकिंग अप होने की हाई पॉसिबिलिटी है, तो मस्ट बी लुकिंग अप। बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी गई है यहाँ पर। बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम जहां भी लगाते हैं कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए लगाते हैं। कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, कंटिन्यूअस स्टेट में ले जाया जा रहा है वर्ब को। ठीक है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अच्छा, लुकिंग अप का क्या मैटर है? लुकिंग अप का मतलब क्या है पहले ये जान ले, तो फिर ये भी समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये ठीक है, इसकी जगह कोई और वर्ब या कोई और वर्ड आना चाहिए। लुक अप का मतलब होता है, देखिए लुक अप ना दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। पहला तो ये आ सकता है लुक समथिंग अप, या लुक अप समथिंग भी हो सकता है, लुक अप समथिंग भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी थिंग को लुक अप किया जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा? टू सर्च फॉर अ इंफॉर्मेशन, टू सर्च फॉर सम इंफॉर्मेशन लिख देता हूं क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। ठीक है, टू सर्च फॉर सम इंफॉर्मेशन इन अ बुक और अ डाटाबेस। ठीक है, किसी बुक में, किसी डाटाबेस में किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना, लुक अप समथिंग या लुक समथिंग अप। इसका एक मीनिंग और होता है, लुक अप का मतलब होता है टू इम्प्रूव या टू मेक बेटर, टू मेक समथिंग बेटर या टू बिकम समथिंग बेटर। ठीक है, ये दूसरे दोनों मीनिंग लुकअप जो है वह मुख्यतः कन्वे करती है। तो इस दूसरे मीनिंग को जरा ध्यान में रखिए, टू इम्प्रूव। यहां पर इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए लुकअप को लगाया गया है। योर बिजनेस मस्ट बी इम्प्रूविंग। ठीक है, या मस्ट बी बिकम बेटर, ऐसा कुछ मीनिंग यहाँ पर, मतलब इंप्रूविंग के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। जबकि इंप्रूविंग वर्ड तो खुद लिखी हुई है यहाँ पर, और इंक्रीजिंग भी लिखी हुई है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज का मतलब होता है टू मेक समथिंग लार्जर इन अमाउंट और साइज। जब हम किसी चीज को लार्जर या बड़ा कर देते हैं, लॉन्गर कर देते हैं, तो हम कहते हैं हमने इंक्रीज कर दिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्रीज का मतलब टू मेक समथिंग
लार्जर इन अमाउंट और साइज, या टू बिकम लार्जर, टू मेक समथिंग लार्जर अगर मैं इस मीनिंग को कन्वे कर रहा हूं तो मैं इसको ट्रांजिटिवली यूज कर रहा हूं। टू बिकम लार्जर अगर मैं यूज कर रहा हूं, अगर इसका मीनिंग मैं टू बिकम लार्जर ले रहा हूं तो मतलब मैं इसको इंट्रांजिटिवली यूज कर रहा हूं। टू बिकम लार्जर इन अमाउंट और साइज, ये इसका इंक्रीज का मीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग आनी चाहिए थी, इंप्रूविंग या फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ब है इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। अगर आप इसका मीनिंग जान जाओ तो मजा आ जाए। फ्लरिशिंग, फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब होता है टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली, ठीक है। टू ग्रो और सक्सेस डेवलप फुल्ली। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकता हूं, आवर कंपनी विल फ्लरिश इन इंडिया, इस तरह से लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं द पार्ट्स ऑफ द सिटी फ्लरिश्ड ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम। इकोनॉमिक बूम आया था, उसमें कंट्री के जो पार्ट्स है फ्लरिश कर गए, ग्रो कर गए, डेवलप हो गए। तो इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए फ्लरिश लगाई जाती है। और फ्लरिश सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड है इस सिचुएशन में, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। फ्लरिश वर्ड को या फ्लरिश वर्ब को इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए इसी कंटेक्स्ट में, इसी डोमेन में लगाया जाता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पर फ्लरिश नहीं होती, अगर यहाँ पर फ्लरिश ऑप्शन में नहीं होती तो लुकिंग अप भी सही हो जाता, इंप्रूविंग भी सही हो जाता। इंक्रीजिंग से ज़्यादा सही इंप्रूविंग और लुकिंग अप होते हैं। लेकिन जो वर्ड्स होते हैं उनका यूसेज भी एक चीज होती है। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को किस डोमेन में यूज किया जाता है, किस स्पेसिफिक डोमेन में किस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है शब्दों के साथ। फ्लरिश जो है एक्यूरेट वर्ड है, सुटेबल वर्ड है जो इस डोमेन में यूज किया जाता है। बिजनेस फ्लरिश हो गया, आपने कोई स्टार्टअप खोला वो फ्लरिश कर गया, आपका कोई आइडिया फ्लरिश हो गया, ठीक है। आपने कोई दुकान खोली वो फ्लरिश हो गई, आपने कोई कंपनी लगाई वो फ्लरिश हो गई, है ना। इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश कर गई। टू ग्रो एंड डेवलप सक्सेसफुली। तो फ्लरिश एक एप्रोप्रिएट वर्ड है इस सुटेबल मीनिंग को, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। 100 का हो जाएगा फर्स्ट। 101 ले लेते हैं। द पुलिस वुड बी एम्प्लॉयड एट ऑल प्लेसेस टू बीफ अप सिक्योरिटी। पुलिस यहाँ पर नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया, ये नाउन फ्रेज सब्जेक्ट हो गई, वुड यहाँ पर लगा है मोडाल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और फिर से लगी हुई है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एक पैसिव स्ट्रक्चर को कन्वे करने के लिए लिखी हुई है, एक पैसिव स्ट्रक्चर में लिखी गई है। एट ऑल प्लेसेस, एट हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का मतलब हो गया, प्रीपोजिशन के बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट, प्लेसेस नाउन, ऑल हो गया डिटर्मिनर। चूंकि प्लेसेस जो है काउंटेबल था तो ऑल के लिखते ही वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। टू बीफ अप, बीफ अप का मतलब टू इंक्रीज या इंप्रूव, है ना। टू बीफ अप मतलब मोटा कर देना, किसी को तगड़ा कर देना। टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी, टू स्ट्रॉन्ग, टू मेक सिक्योरिटी स्ट्रॉन्गर। टू बीफ अप इन्फिनेटिव लगा हुआ है 2 + V1, और इस बीफ अप ट्रांजिटिव वर्ब है, पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव है, तो इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव। अब हमसे करेक्शन पूछा गया है यहाँ, और बिल्कुल होना चाहिए, एम्प्लॉय तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। एम्प्लॉय का मतलब क्या है, एम्प्लॉय का मतलब है टू हैव समवन वर्क फॉर यू एंड पे फॉर इट। आपने किसी पर्सन को अपने लिए काम करने के लिए रख लिया, आपने किसी पर्सन को अपने यहाँ पे अपना काम करने के लिए रख लिया, तो आपने उन्हें क्या कर दिया, एम्प्लॉय कर दिया। वो क्या हो गए, आपके एम्प्लॉय हो गए, और आप क्या हो गए, एम्प्लॉयर हो गए। आप में से कई लोगों की दुकान होगी, दुकान पे आप लड़के लोग रखते हो छोटे मोटे काम के लिए, सामान उठा के देने के लिए, तो आप क्या हो गए, एम्प्लॉयर हो गए। वो हो गया आपका एम्प्लॉई, आपने उसको क्या किया, एम्प्लॉय कर दिया। आपने उसको एक काम दिया और उस काम के बदले में आप उसको पैसे दे रहे हैं, ये होता है एम्प्लॉय का मतलब। एम्प्लॉय का मतलब होता है टू हैव समवन वर्क फॉर यू एंड पे फॉर इट, या टू गिव समवन पेड जॉब, टू गिव समवन पेड जॉब,
किसी को पेड जॉब या पेड वर्क आपने किसी को दे दिया, ये होता है एम्प्लॉय का मतलब। तो पुलिस को एम्प्लॉय तो किया नहीं गया है यहाँ पर, भाई पुलिस तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो चुकी है, तभी तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में आया। कोई पर्सन एग्जाम निकाल कर भर्ती हुआ, वो पुलिस में आ गया, तो पुलिस तो ऑलरेडी एक एम्प्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को दोबारा एम्प्लॉय किया गया, दोबारा पैसे दिए गए कि जाओ वहां पे सिक्योरिटी दो। एम्प्लॉय वर्ड यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर आना चाहिए था डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है, इस नए वाले पेज पर आ जाते हैं, डिप्लॉय का मतलब होता है टू यूज समवन और समथिंग इन एन इफेक्टिव वे, इफेक्टिव वे। ठीक है, इसका दूसरा जो मीनिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के हिसाब से भी और वैसे भी। टू मूव सोल्जर्स और इक्विपमेंट, इक्विपमेंट टू अ प्लेस वेयर दे आर नीडेड, जहां पर उनकी आवश्यकता हो उस जगह पर पहुंचा देना। जैसे आर्मी के जो जनरल वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जब लड़ाई का समय होता है, जब कोई इमरजेंसी हो या कोई सिविल वॉर चल रहा हो, गृह युद्ध चल रहा हो, तो वो क्या करते हैं, इन 500 पुलिस कर्मियों को इस वाले चौक पर भेज दो, इन 200 पुलिस कर्मियों को यहाँ इस मार्केट में भेज दो, यहाँ पर दंगा होने का खतरा है, इन 300 पुलिस वालों को यहाँ पर भेज दो मेन हाईवे पर, यहाँ पर भी दंगा होने का खतरा है। तो ये क्या किया जा रहा है, इनको डिप्लॉय किया जा रहा है, एक ऐसे प्लेस पर भेजा जा रहा है जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, यानी कि डिप्लॉय करना। सही वर्ड हो जाना था यहाँ पर। अपॉइंट का मतलब क्या होता है, अपॉइंट का मतलब होता है टू चूज समवन ऑफिशियली टू डू समथिंग। ठीक है, किसी को ऑफिशियली चूज करना कि आपको ये काम करना है, वो आ जाता है अपॉइंट। अनकरेज का मतलब क्या होता है, टू मेक समवन करेजियस। अपॉइंट अनकरेज का मतलब अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो अनकरेज बना किससे है, NCOURAGE, एनकरेज, यानी कि टू मेक समवन करेजियस या कॉन्फिडेंट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसका मीनिंग, टू गिव समवन होप, कॉन्फिडेंस और करेज टू डू समथिंग। एक मीनिंग इसका मैं ये भी लिख सकता हूँ। ये अलग अलग डिक्शनरी में डाल के देखोगे सारे मीनिंग लिखे हुए आते हैं। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि मैं 3-3 मीनिंग बताता रहूंगा। मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपकी जो सोचने समझने का दायरा है वो सीमित ना रहे, आपको ये पता चले कि शब्दों का खेल क्या होता है, कैसे अलग अलग शब्दों को उठाकर एक जैसे मीनिंग को कन्वे किया जाता है, कैसे एक एक वर्ड अलग अलग सिमिलर तरह के मीनिंग को कन्वे कर सकता है। अलग अलग सिचुएशन में उसके अलग अलग लेकिन सिमिलर मीनिंग भी हो सकते हैं, है ना। तो एनकरेज का मतलब हो सकता है टू परसुएड समवन टू डू समथिंग। ये हम करते हैं ना, अपने दोस्तों को चढ़ा देते हैं कि जा भाई वो भी तुझे लाइक करती है, जाके प्रपोज कर, और जाके उसको वहां पर फिर लज्जित करवाते हैं। तो ये होता है एनकरेज करना। ये भी यहाँ पर नहीं लगाया जाना था, 101 का हो जाना था फर्स्ट ऑप्शन। 102 पर आते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग नॉवल। देखिए ये फिर गड़बड़ कर दिया आपने। ये जो यहाँ पर इसको 2 इन्वर्टेड कोमा में लगाया गया, 2 इन्वर्टेड कोमा में लगाने का मतलब यही है कि ये एक सिंगल यूनिट है और ये जो है किसी का नेम है। ठीक है, ये क्या है, किसी का नेम है। अगर ये इन्वर्टेड कोमा में नहीं लगाता तो फिर 2 तरह की इंटरप्रिटेशन हो सकती थी। पहली इंटरप्रिटेशन तो ये होती, मान लो कि ये इन्वर्टेड कोमा या है ही नहीं। कोमा का इस्तेमाल अंग्रेजी लैंग्वेज में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और भाषाओं में भी कोमा का इस्तेमाल अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी का टीचर हूँ तो अंग्रेजी की भाषा में कोमा का इस्तेमाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पर ज़रूरत हो कोमा लगाया जाना चाहिए।
अगर यहाँ पर ये कॉमा नहीं है तो अब दो तरह की इंटरप्रिटेशन है कि गुलिवर जो है कोई नाउन है, किसी पर्सन का नेम है, अपोस्ट्रोफी एस लगा के ट्रेवल्स कोई और थिंग है जिसको इसकी पोजीशन में बताया गया है, और चूंकि ये प्लूरल है तो यहां पर आर ठीक है। पहली इंटरप्रिटेशन तो ये हो गई। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये कि जो गुलिवर ट्रेवल है ये किसी थिंग का प्रॉपर नेम है, और ये जो एस लगा हुआ है इस वजह से नहीं लगा हुआ कि प्लूरल है, ये एक से ज्यादा यूनिट की बात हो रही है। ये एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि उसके नाम में एस है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनके नाम में एस होता है, जैसे कि ध्यान नहीं आ रहा लेकिन नाम में एस हो सकता है, इतनी बात समझिए। तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है ये लगाकर इस पहली वाली संभावना को खत्म कर दिया गया। इन्वर्टेड कॉमा लगाकर ये बताया गया कि किसी यूनिट का किसी थिंग का नाम है ये, और इसको प्लूरल कंसीडर मत कर लेना क्योंकि उसके नाम में यस है। ठीक है, और ये है क्या, एक नोवेल का नाम है। और यहां पर भी देखो रिफर किया गया एन इंटरेस्टिंग नोवेल। नोवेल नाउन हो गया, इंटरेस्टिंग हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव हो रहा है इस नाउन के लिए, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। एन हो गया आर्टिकल क्योंकि एक नोवेल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी ये एक ही नोवेल है, और इसको यहाँ पर भी इसके प्रेडिकेट से भी, प्रेडिकेट के द्वारा भी हमें ये रेफरेंस देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस एक ही पुस्तक की एक ही नोवेल की बात की जा रही है। तो आपने इसको प्लूरल कंसीडर नहीं करना था, इज कंसीडर करना था। आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर सिंगुलर ही कंसीडर करना है तो आपने वाज क्यों नहीं लगाया। बच्चा वाज लगा के सिनेरियो जो हो जाता पास्ट का हो जाता, फिर मीनिंग ये कन्वे कर दिया जाता कि ये जो नोवेल था पास्ट में था, अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई राइटर नोवेल लिख देता है तो वो तो रहता ही है सदा सदा के लिए, जब तक लोग उसको पढ़ते रहते हैं वो छपता रहता है। नहीं भी छपता है तो किसी न किसी लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड, कहीं ना कहीं उसका ब्यूरा तो होता ही है। तो वाज यहाँ पर इसमें कन्वे, वाज जो है इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे नहीं कर पाएगा, ये परमानेंट नेचर की स्टेट हो जाती है। ये हो गए आपके आज के सेंटेंस 102 तक। आज का डिस्कशन यहीं तक रखेंगे। आगे मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कह रहे थे कि सर आप जो है 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन को पहले करा दीजिए, हमारे एग्जाम आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, CHSL CHL वगैरह के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, और SSC के जो है सारे एग्जाम ये सेकंड हाफ में, ईयर के सेकंड हाफ में हो जाते हैं। तो हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन जो है आप कराने शुरू कीजिए, इनको हम बाद में कर लेंगे। मुझे लगता है कि वो सही कह रहे हैं। ये जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं, सीरीज ऐसे के ऐसी चलेगी, लेकिन 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन में पहले करा दे रहा हूँ, उनके बाद इन क्वेश्चंस को इसी सीक्वेंस में करा दिए जाएंगे। लेकिन सवाल मेरे सामने, समस्या मेरे सामने फिर वही आई कि हमारे पास 3 एडिशन है जो कि कराने चाहिए। ये वो एडिशन है जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन टिल 2022 लिखा है, इस पे क्या लिखा हुआ है, टिल 2022 लिखा हुआ है, और इसको कहा जाता है 16,500 प्लस। ये एडिशन मेरे पास था तो मैंने इसी से कराने स्टार्ट कर दिए, और अभी तक मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन बच्चे चूंकि ये कह रहे हैं कि सर 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन पहले करा दीजिए, हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो मैंने जब इंटरनेट पर सर्च किया तो मेरे सामने 2 एडिशन निकल के आए। एक निकल के आया 16,800 प्लस, जिसमें मार्च 2023 तक के, टिल मार्च 2023, यहाँ पर ध्यान दीजिए, टिल मार्च 2023 तक के क्वेश्चन है, और इसको कहा जाता है 16,800 प्लस। एक दूसरा एडिशन मेरे सामने इंटरनेट पे निकल के आया 16,950 प्लस, इसमें टिल दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है 16,950। ये मेरे ख्याल से दोनों ही 2024 एडिशन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, इसको पढ़ लीजिए, SSC TCS प्रीवियस क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, सोल पेपर 16,950 प्लस टिल दिसंबर 2023, TCS प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ CGL Tier 1, CGL Tier 2, CPO, CHSL, DP, MTS, GD कवर्ड इंग्लिश। ठीक है, अब ये जो है, आप मेरे को ये बताइए कि हमें कौन सा एडिशन फॉलो करना चाहिए। 16,000, मैं तो ये प्रीफर करूंगा, मैं इसको मंगा लूंगा, 1-2 दिन में ये आ जाएगा मेरा, और मैं इसको कराना शुरू कर दूंगा। 2018 से 2023 तक के
एसएससी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं इस एडिशन से कराऊं या 16,800 से कराऊं या जो मेरे पास किताब है, इससे तो मैं करा नहीं सकता क्योंकि इसमें उतने होंगे ही नहीं। ये तो 2022 तक का ही है, इसमें उतने होंगे ही नहीं। तो इस किताब को ऐसे के ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। 2018 से पहले तक के सारे क्वेश्चन मैं इसी किताब से कराऊंगा क्योंकि मैं अभी इसी किताब को फॉलो कर रहा हूं। तो जो सीक्वेंस मैंने शुरू कर दिया, मैं मेरी सीक्वेंस को खराब नहीं करूंगा। आप अपने सीक्वेंस को मेरे हिसाब से मैच कर लेना, ठीक है। तो 2018 से पहले तक के क्वेश्चन जो कि अभी मैं इस किताब से करा रहा हूं, आगे भी इसी किताब से कराता रहूंगा। लेकिन बात अभी हो रही है 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस की। तो उन क्वेश्चंस के लिए 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस के लिए 16,950 प्लस जो कि दिसंबर 2023 तक है, या 16,800 प्लस जो कि मार्च 2023 तक के हैं। इन दोनों किताबों में से कौन सी चूज करूं, इसका जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप कौन सी किताब से चाहते हैं। मैं पोल वगैरह भी दूंगा, वो वोटिंग का उसमें कम्युनिटी पोस्ट में आता है यूट्यूब पर, वहां पर आप वोट भी कर सकते हैं और आप अपनी ओपिनियन बताएं, आप अपनी राय बताएं। आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी सेंटेंस से किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। धन्यवाद।